बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा तमाम बच्चे सामने देखिएगा। हमारी बुक में जो अभी आप लोगों को जो लास्ट टॉपिक मैंने कराया था वो फ्रिक्शन करवाया था। कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रिक्शन का टॉपिक, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ये जरा तवज्जो के साथ समझ लेना, क्योंकि पूरे फ्रिक्शन के टॉपिक के अंदर सिर्फ वाहिद यही वाला टॉपिक है जिसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बसूरत दीगर बाकी जो तमाम के तमाम टॉपिक्स हैं वो फ्रिक्शन, उसकी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन मुझे नहीं लगता आएंगी। अगर आ भी गई तो फिर बहरहाल अल्लाह खैर सल्लाह आ गई तो लिख दीजिएगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से जो फ्रिक्शन है उसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छा, अब देखें, मैंने फ्रिक्शन का जो पहला पार्ट था उसमें क्या करवाया आपको, फ्रिक्शन, उसकी टाइप्स और लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में मैंने बताया था कि भाई फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी। दो टाइप्स थी, काइनेटिक और स्टैटिक। फिर काइनेटिक की मजीद दो टाइप्स थी, स्लाइडिंग और रोलिंग, याद आ गया। फिर उसके बाद एंगल अपना लॉज ऑफ फ्रिक्शन करवाए थे। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में मैंने आपको टोटल कितने लॉज करवाए थे, 6। वहां तक टॉपिक हमारा खत्म हो गया था। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि शुरू के 5 मिनट जो 5 मिनट है ना वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद आपको चीजें समझ में आना शुरू होंगी। ये हेडिंग डाल दी, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। अभी इसे राइट डाउन करने की जरूरत, जिन्होंने राइट डाउन कर लिया वो सही है, मसला नहीं है, लेकिन अगर बिलफज नहीं लिखा है तो मसला नहीं है, आप इसकी हेडिंग भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। अगले पेज पे, प्रॉपर पेज पे इसकी हेडिंग डाल दीजिए, जल्दी से डाल दी हेडिंग। अच्छा, हेडिंग डाल के पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। द मिनिमम एंगल मेड बाय, द मिनिमम एंगल, इसकी हेडिंग डालें और लिखें द मिनिमम एंगल, ये बुक से ही लिखवा रहा हूं, बुक के पेज नंबर 68 पे मौजूद है ये। द मिनिमम एंगल मेड बाय, द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन, the minimum angle made by an inclined plane with the horizontal such that मैं रिपीट कर रहा हूं, the minimum angle made by an inclined plane, the minimum angle made by an inclined plane with the horizontal such that an object placed on the inclined surface, such that an object placed on the inclined surface, such that an object placed on the inclined surface just begins to slide, just begins, begin मतलब शुरू हो जाना, just begins to slide is called angle of repose, is called angle of repose, is called angle of repose, angle of repose। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज के बाद इन्वर्टेड कॉमास में थीटा भी लिख लो। इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिख लो, थीटा। यानी अब जहां जहां थीटा चलेगा ना, जहां जहां क्या चलेगा, तो समझ जाना कि थीटा का मतलब कौन है, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हो गया, एंगल ऑफ रिपोज। अब इसके नीचे पैराग्राफ बना के लिखो, बल्कि पैराग्राफ बना के लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने हेडिंग डाल के लिखवाया हुआ, इसको जरा समझ लेना। एक है एंगल ऑफ रिपोज, बेटा भी मैं बेस बना रहा हूं टॉपिक की, फिर उसके बाद ये टॉपिक समझ में आएगा। थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, हर बच्चे को हर समझ में आ भी नहीं पाता, हर टीचर इसको पढ़ा भी नहीं पाता, समझिएगा तवज्जो के साथ। पहले बताओ एंगल ऑफ रिपोज समझ में आ गया, अभी समझा ही नहीं मैंने, क्या घंटे समझ में आया, डेफिनेशन लिखवाई है भाई, इतना याद रखता है एंगल ऑफ रिपोज कौन है, थीटा। अभी जब समझाऊंगा तो समझ में आएगा। एक और चीज होती है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। अब जब जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात आए तो समझ जाना कौन, अल्फा, और जब एंगल ऑफ रिपोज की बात आए तो समझ जाना कौन, थीटा। अब तवज्जो के साथ जरा इधर देखो, मुझे एक बात बताओ,
इमेजिन करो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एक स्लाइड है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, एक स्लाइड है। सपोज कर लो ये मेरा हाथ जो है एक इंक्लाइन प्लेन है। अगर इस हाथ के ऊपर, अब मैं मोबाइल से तो समझा नहीं सकता, तो क्या चीज लूं मैं, इमेजिन कर लो ये डस्टर रखा हुआ है मेरा, ठीक है, डस्टर है नहीं वरना डस्टर से समझा देता। अगर मेरा हाथ इस तरह से, जमीन यूं है, ये जमीन है, ये देखो ये जमीन है, और ये मेरा हाथ सपोज करो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो पता है कौन सा वाला एंगल है, वो ये, इसको हम कहेंगे थीटा। अगेन जरा समझना, ये जमीन, ये मेरा हाथ सपोज कर लो इंक्लाइन प्लेन। अब मसला पता है क्या है, कोई भी बॉडी ना, अब इमेजिन कर लो यहां पे मैंने डस्टर रखा हुआ है, तो अभी डस्टर के गिरेगा नहीं, स्लिप होके गिरेगा। इमेजिन करो ये लकड़ी है, स्लाइड है, ठीक है, ये डस्टर अभी गिरेगा नहीं, थोड़ा सा और ऊपर किया, अभी भी गिरेगा, थोड़ा सा और ऊपर किया, अभी भी गिरेगा नहीं। एक पॉइंट है, अब सपोज कर लो मैंने जैसे इतना किया ना, तो ये स्लाइड करके नीचे आ गया। इसका मतलब ये वो मिनिमम एंगल है, ये वो मिनिमम एंगल है कि जिस मिनिमम एंगल पर बॉडी ने क्या करना शुरू किया, स्लाइड करना शुरू किया। वो मिनिमम एंगल कि जिस मिनिमम एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी चीज स्लिप होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये है एंगल ऑफ रिपोज। बात समझ में आई? अब इसी की देखो मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखवा के दी है, जरा तवज्जो के साथ सुनो मैं क्या लिखवा रहा हूं। द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन, ये है ना इंक्लाइंड प्लेन, द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखें दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, with the horizontal such that the object placed on the inclined plane just begin to slide is called angle of friction। मिनिमम वो एंगल के जिस एंगल पर रखी हुई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लिप होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। पहले बताओ एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? एंगल ऑफ रिपोज मिनिमम वो एंगल है कि जिस एंगल पर बॉडी क्या होना शुरू होगी, स्लाइड होना शुरू होगी। ठीक है जी, अब आ जाओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। ये बहुत तवज्जो के साथ समझना होगा। एंगल ऑफ रिपोज क्लियर है? रिपीट कर सकता, अपना आगे बढ़ सकता हूं। इमेजिन करो ये बॉडी है, और ये वो बॉडी है जो स्लिप होके नीचे आ रही है, ये वो बॉडी है जो नीचे स्लिप होके आ रही है। ये जो बेटा यहां से नीचे की तरफ फोर्स लगती है ना, उसको कहते हैं वेट। याद रखिएगा, कोई भी बॉडी कहीं भी रखी हो, एक फोर्स सीधी नीचे आती है जिसको वेट कहा जाता है। तो इस बॉडी पे एक तो फोर्स टन करके नीचे आ रही होगी, जिसको क्या कहेंगे आप, वेट, जिसको आप क्या कहेंगे, फोर्स। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इस बॉडी पे यहां पर लग रही होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन यूं लगेगी। बॉडी पे मतलब बॉडी इस तरफ आएगी तो फ्रिक्शन कैसे लगेगी, यूं लगेगी। ये बात समझ में आ गई? हमारी बुक में इसको FLIM लिखा हुआ है। FLIM का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब बिल्कुल लिमिट फ्रिक्शन की, यानी अभी जस्ट बॉडी ने स्लाइड करना क्या किया है, शुरू किया है, तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बात याद रखना, जो सरफेस होता है ना, सरफेस से हमेशा एक एंगल लगता है सीधा 90 एंगल पर। ये सरफेस है, सरफेस के यानी कोई भी बॉडी अगर ऐसे रखी हुई है ना, तो इस पे नीचे की तरफ क्या लगता है, वेट, और इस पे परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा इसको कैंसिल करने के लिए फोर्स लगती है, जिसको आर कहा जाता है, जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को भी ध्यान में घुसा लो। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन ये वो है कि जो बॉडी पे यूं लग रही है। हाँ, कि एक्शन का रिएक्शन आएगा तो वेट का जो रिएक्शन होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? अब इधर देखो, तो इसको मेरा बेटा जल्दी से बताओ क्या कहा जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। इसी डायग्राम को ना साथ साथ यहां पे भी समझो, इसी डायग्राम को साथ साथ यहां पे भी समझो। ये वो बॉडी है, ये वो बॉडी है, ये वो सरफेस है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट। ये इसकी क्या आ गई, फोर्स, जो तरफ है, ये इसका पॉइंट है, और ये इसका क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। पहले बताओ ये समझ में आ गया?
ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब बॉडी जो मूव करके आ रही होगी वो नीचे की तरफ आ रही होगी। ये वो पॉइंट है जहां पे वो मूव करके जा रही है, ये वो पॉइंट है जहां पे वो बॉडी क्या करके जा रही है, मूव करके जा रही है। अगर मैं इस रिजल्टेंट, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है, ये जो पॉइंट बी में शो कर रहा हूं, ये वो फोर्स है जिसको मैंने फोर्स ऑफ लिमिट कहा गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। ये फोर्स और रिजल्टेंट का, फोर्स और इसका क्या नाम था, नॉर्मल रिएक्शन, इस फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो बिल्कुल बीच में बनेगा, ये रिजल्टेंट बन गया। ये देखो, ये आपके पास वेट है, ये आपके पास क्या है, वेट। इसमें नहीं समझ में आ रहा है ना, इसी चीज को मैं यहां पे बना देता हूं, वेट, इसी चीज को मैंने इसी वजह से दो डायग्राम एक साथ खेली हैं, इसी चीज को मैं इधर बना देता हूं। ये देखो, आया समझ में, ये देखो, ये आपके पास इसका क्या है, रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का ये क्या है, रिजल्टेंट है। अब फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कौन है, ये बीच वाली लाइन, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल फ्रिक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, रिजल्टेंट, इनके दरमियान जो एंगल होता है, याद रखिएगा, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैंने क्या लिखा है यहां पर, अल्फा। अब थीटा और अल्फा में फर्क समझ में आ गया। सबसे पहले थीटा में और अल्फा में फर्क समझो। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, जबकि एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल जब वो बॉडी स्लाइड होना शुरू हुई थी। पहले दो बातें समझ में आ गई। अब पेपर में क्या आता है, पेपर में आता है कि प्रूफ कीजिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। बोर्ड के पेपर में अगर सवाल आएगा तो क्या आएगा कि प्रूफ कीजिए कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सवाल, अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। प्रूफ क्या आएगा कि प्रूफ दैट द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब पहले जरा इसको समझ लीजिएगा। पहले मुझे एक बात बताओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, समझ में आ गया, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ, यानी कि ये रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है और ये आपके पास एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अपना रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान जो आपके पास वो है, क्या कहते हैं, एंगल है, उसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इमेजिन कर लीजिए, अब इधर देखते जाइएगा, ये हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट को सपोज कर लो हम कह देते हैं एल, ये तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही कर दे रहा हूं मैं। इस पॉइंट को क्या कह देते हैं हम, एल, और इस पॉइंट को क्या कह देते हैं हम, ए। तो ये ट्राइंगल बन गया एल ए सी, एक ट्राइंगल बन गया एल ए सी। इन ट्राइंगल एल ए सी टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जल्दी जल्दी बता देना, परपेंडिकुलर ए एल क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल इसके सामने वाली साइड एल ए या ए एल क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ए एल। और बेस क्या होगा, ए सी, बेस क्या हो गया, ए सी। ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर और ये क्या आ गया, बेस। अगर इसको यहां पे समझना चाहते हो तो इधर भी नजर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टेढ़ी डायग्राम है तो समझ में वहीं पे सही आएगा, सीधा है, ठीक है। तो ये आके आपके पास आ गया परपेंडिकुलर और ये आपके पास क्या आ गया, बेस। अब जरा इधर देखो, परपेंडिकुलर ये एल ए है, एल ए और ये पॉइंट इक्वल है। ये वाली लाइन, यानी ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ए एल यानी एल ए की जगह क्या आ जाएगा, फोर्स, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि फोर्स ऑफ क्या है, फ्रिक्शन। और एसी किसके बराबर है, एसी की जगह क्या आ गया, तो ये फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो आ गया। याद रखिएगा, फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है ना, उसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। एफ और आर का जो रेशियो होता है उसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। लिहाजा ये आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये देखें एफ और आर का रेशियो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आ गया, म्यू के।
ये देखें टेंजेंट अल्फा एफ अपॉन आर की वैल्यू क्या है म्यू, तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आ गया म्यू के। ये मैंने जो आपको समझाया है ना, ये याद रखिएगा, ये वाला सवाल आएगा ना तो इसको करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इस वजह से समझा दिया है कि बुक का पार्ट भी है और यहां पर हमने ये सीखा है कि टेंजेंट अल्फा म्यू के क्या आता है बराबर आता है। अब जरा तवज्जो के साथ इधर देखना शुरू कीजिए, ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है बेटा। अब इसके बाद जरा हेडिंग डाल के अपना हेडिंग डालें प्रूफ की, PROOF। एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन लिखवा दी है ना, उसके बाद हेडिंग डालो प्रूफ, PROOF प्रूफ। लिखो लेट R बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, लेट R बी द नॉर्मल रिएक्शन of body, let R be the normal reaction of body and F is the frictional force then, अब बेटा इधर देखिएगा, let R be the resultant, let R be the normal reaction of body and F is the frictional force। F आपके पास क्या है frictional force, then we can resolve mg into its rectangular components। अब ये क्या कर रहा हूं जरा दिखाता हूं आपको डायग्राम में। अब हम कर क्या रहे हैं, ये वेट है ना, इस वेट को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं। ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये क्या बन जाएगा mg sin थीटा। ये वर्टिकल एंगल है तो ये mg sin थीटा आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा mg cos थीटा। अब जरा मुझे जल्दी से बताओ, हियर mg साइन थीटा किसके बराबर होगा माइनस एफ। mg साइन थीटा किससे कैंसिल हो रहा है f से, और जो mg cos थीटा है वो किससे कैंसिल हो रहा है माइनस r। ये देखो mg cos थीटा का रिएक्शन कौन है r, फोकस है मेरे ऊपर, mg cos थीटा का रिएक्शन कौन है r और mg sin थीटा का रिएक्शन कौन है f। तो क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक के साथ क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ, mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस r। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 2। अब हम क्या कर रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 वी गेट। बुक में थोड़ी बहुत मिस टाइपिंग है, माइनस माइनस नहीं लगा हुआ तो इसको सही कर दे रहा हूं। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, mg sin थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस आर। mg से mg कैंसिल, माइनस से माइनस, हाँ सब कैंसिल करते हैं, mg से mg कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब बात सुनो, जिनको मैथ्स आती है उनको पता होगा साइन अपॉन कॉस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है टेंजेंट थीटा, याद है ना, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया एफ अपॉन आर। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, पहले बताओ ये समझ में आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया एफ अपॉन आर। अब मेरी तरफ देखना, हमारा बोर्ड के अगर क्वेश्चन आया तो बोर्ड का क्वेश्चन है क्या, वी हैव टू प्रूव एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल ऑफ रिपोज बोले तो थीटा इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज अल्फा। यहां तक क्लियर हो चुका है, जल्दी से राइट डाउन करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया बेटा, अच्छा आगे भी यहां पे पढ़ लो, मेरी बात सुनो। अगले स्टेप में टेंजेंट थीटा, ये देखो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, पीछे ही पढ़ के आए एफ अपॉन आर किसके बराबर है म्यू के बराबर है। तो टेंजेंट थीटा एफ अपॉन आर के बराबर है और एफ अपॉन आर किसके बराबर है म्यू के बराबर है। यहां तक क्लियर है,
स्टेप समझ में आ गया? एफ अपॉन आर की जगह क्या आ गया? म्यू, क्योंकि एफ अपॉन आर किसके बराबर होता है? म्यू के। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये म्यू के बराबर है तो अभी कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा था कि जो म्यू है वो किसके बराबर है? टेन अल्फा के। म्यू किसके बराबर है? टेन अल्फा के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट अल्फा। देखो बहुत सिंपल है, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट अल्फा आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मुश्किल तो नहीं है। अच्छा दोनों साइड में क्या है? टेन है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अगर टेंजेंट थीटा और टेंजेंट अल्फा आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि थीटा और अल्फा आपस में क्या है? इक्वल। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि हेंस, ये देखो इसमें थीटा में क्या लिखूंगा? एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा प्रूव हो गया। एक दफा मैं पूरा का पूरा टॉपिक ब्रीफ कर दे रहा हूं। बोर्ड के पेपर में अगर ये वाला सवाल आएगा तो क्या आएगा कि प्रूव दैट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद इसकी डेफिनेशन देते हुए आगे बढ़ेंगे और थीटा को अल्फा के बराबर प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये वाला छोटा सा पोर्शन पता होना लाजमी है। मुश्किल हाँ लिखना वही होगा। फिर क्लियर है? यहां तक मुश्किल तो नहीं है? राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। यहां पे आगे हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक भी एंड हो गया।